हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी विद विक्रम पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मौर्यन एम्पायर, हम मौर्यन एम्पायर के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके पिछले वाली लेक्चर में जो भी हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ रहे थे। मगध साम्राज्य के बाद हम लोगों ने लास्ट रूलर जो बताया था, हम लोगों ने धनानंद के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, धनानंद या महापद्मनंद जिसको बोलते हैं, उसके लास्ट रूलर जो थे धनानंद थे। ठीक, धनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की भारतवर्ष में नींव डाली थी। ठीक, उसके पहले के कुछ इतिहास को और पढ़ लेते हैं। उसी एक तरीके से ये कंटेम्परेरी घटना है, एक तरीके से समकालीन घटना है। उसी में आप देखेंगे ईरान और फारस से भी भारत में आक्रमण हो रहे थे खैबर दर्रे की तरफ से। कौन कौन से? ईरानी आक्रमण और यूनानी। ईरानी में आप देखेंगे डेरियस प्रथम थे, डेरियस द्वितीय थे जिसको दारा भी बोलते हैं, और यूनानी आक्रमण में कौन? द अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है उनका नाम। वो भी एक तरीके से पूरे भारत इंडिया ने पूरे विश्व को जीतने के लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने ये प्रण लिया था, लेकिन हालांकि वो भारतवर्ष में एंटर तो किया, लेकिन पूरी तरीके से भारत को जीत नहीं पाए थे वो, क्योंकि एक तरीके से पोरस से उनका युद्ध हुआ। फिर उन्होंने सुन रखा था कि मगध के क्षेत्र में उसमें धनानंद का शासन था। देखिए, समकालीन घटनाएं हैं। जब इंडिया में यूनानियों का आक्रमण हुआ तो उस समय पटना या मगध के आसपास, जिसको पटना बोलते हैं, मगध के क्षेत्र पर एक तरीके से धनानंद का शासन था। ठीक, धनानंद, उसके पास भी एक विशाल सेना थी। तो सिकंदर की जो सेना थी, एक तरीके से आप देखेंगे बहुत एक झेलम रिवर को, कोई रिवर झेलम या चिनाब रिवर थी, उसको क्रॉस नहीं कर, उसको मना कर दी। एक तरीके से वो कंटिन्यू 10 साल से वो युद्ध लड़ते चले आ रहे थे, काफी थक गए थे। इसके कारण उन्होंने आगे न जाने का मना कर दिया अपने सेनापति सिकंदर को। तो सिकंदर ने कोड बोला था उस समय कि मैं सारी दुनिया को जीतने का प्रण लिया था, लेकिन मुझे अपने लोगों ने हरा दिया। उसने ऐसा एक कोड बोला था। ठीक, हालांकि फिर वो भारत में एंटर नहीं किया, फिर वो रिटर्न गया। फिर आप देखेंगे 322 या 323 करीब करीब उसकी मृत्यु हो जाती है रिटर्न आते समय। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन हिस्ट्री, मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, कुछ पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले मैं बताता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और चाणक्य कौन थे। चाणक्य एक तरीके से धनानंद के ही दरबार में, मतलब कि एक तरीके से पढ़े लिखे तो विद्वान थे, उनके दरबार में ही थे चाणक्य, या विष्णुगुप्त बोले या कौटिल्य बोले उनको। ठीक, वो थे। उनकी धनानंद ने एक बार बेइज्जती कर दी थी। बेइज्जती इन द सेंस, अब जो भी हुआ उस समय, उसके लिए उन्होंने एक तरीके से, जो विद्वान पहले के लोग होते थे वो पहले अपनी जटा रखते थे। ठीक, आप लोगों ने पुराने देखा होगा कि पंडित जो होते हैं, छुट्टी ये पीछे जटा की तरह चुंडी जिसको बोलते हैं रखते थे। उन्होंने अपने जटा खोल के बोला था, प्रण लिया था कि जब तक मैं एक तरीके से नंद वंश की समाप्त न कर दूं पूरे भारतवर्ष से, तब तक मैं इस चोटी को नहीं बांधूंगा। ठीक, तो एक दिन वह जंगल से जा रहे थे, तो उन्होंने एक छोटे से बालक को देखा जो अपने मित्रों के साथ कुछ एक तरीके से बोल रहे थे। ठीक, कि मैं आपका राजा हूं, आप मेरी प्रजा। तो उनकी बातों से चाणक्य बहुत प्रभावित हुए थे उस बच्चे की बात से। तो उन्होंने उसके पास गए, उससे वार्तालाप की, जो भी बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि क्या तुम वाकई में पूरे भारत साम्राज्य के राजा बनना चाहोगे? तो एक तरीके तो उसको बचपना लगा, लेकिन उसी के बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, वही चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य साम्राज्य को नींव डालने या स्थापना करने में उनकी अहम भूमिका है। पहले शासक है जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसके हेल्प से? कौटिल्य या चाणक्य बोले। ठीक है, तो आइए कुछ पॉइंट उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर सिंहासन हासिल किया था। और इसकी जानकारी देखिए, कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपना हवाला कभी नहीं देना चाहिए। अपना हवाला इन द सेंस हिस्ट्री की चीज है, तो उसका स्रोत या सोर्स कहां से? कुछ सोर्स मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, विदेशी स्रोत मिलते हैं। विदेशी स्रोत मतलब कि कंटेम्परेरी या समकालीन जो भी एक तरीके से विजिटर है, जो इंडिया में उस समय विजिट किए होंगे बाहरी लोग, एक तरीके से आप देखेंगे उनमें से आप ले लेंगे, मेगास्थनीज ले लीजिए, ठीक, प्लूटार्क ले लीजिए, एरियन ले लीजिए। ये लोग उस तरीके उस समय मगध के क्षेत्र या भारत में वो लोग भ्रमण करने लिए आए थे। वो लोग भी इतिहास अपना इंडिया का जो इतिहास है, समकालीन घटना, उसको लिखते हैं। ठीक, तो इसका पता में कहां से चलता है? पंचतंत्र एक है, कश्मीर पे एक लिखी हुई किताब है, बहुत अच्छी किताब है, विष्णु शर्मा द्वारा, उससे पता चलता है। ठीक, भारत में पहली केंद्रीय शासक या केंद्रीय सत्ता कहा जाता है सेंट्रलाइज पावर इन द सेंस, जैसे आप वर्तमान में आप देखेंगे, जैसे भारत है। ठीक है, तो भारत में क्या है? भारत एक तरीके से न तो पूरी तरीके से पॉलिटिक इन द सेंस बोलेंगे, न तो एक तरीके से केंद्रीय सत्ता है, एक तरीके से फेडरलिज्म, दोनों आप देखेंगे उसका मिला जुला रूप है। उसी तरीके से आप देखेंगे पुराने समय में केंद्रीय सत्ता इन द सेंस, अगर आप देखेंगे मगध यहाँ पे था। ठीक,
केंद्रीय सत्ता का मतलब एक पावरफुल राजा होना चाहिए जो एक तरीके से दूर दराज तक एक तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में थे, लेकिन वो किसके अधीन थे? एक बड़े केंद्रीय सत्ता के अधीन थे, उसकी अधीनता स्वीकार किए थे। मान लीजिए अगर कोई युद्ध होता था तो उसके अधीन ये सेनाएं भी उसके पास जाती थी और युद्ध के लिए जाना पड़ता था उनको, ठीक, ये थी। लेकिन बाद में हम देखेंगे गुप्ता साम्राज्य, आगे हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, तो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राजा थे, एक तरीके से केंद्रीय सत्ता जब कमजोर हुई तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, एक तरीके से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे हुए थे मौर्यन एम्पायर, इसीलिए केंद्रीय सत्ता बोलते। केंद्रीय सत्ता में आप देखेंगे शासन कहाँ कर सकता है इनका, अगर ईरान तक जाएं, इधर दक्षिण भारत चले जाए, तमिलनाडु कर्नाटका तक, इधर चले जाए वेस्ट बंगाल तक, ठीक, महास्थान जिसको बोलते हैं, उसका जानकारी में महास्थान से मिलता है, बंगाल तक, ठीक। ये एक तरीके से इनका कितना क्षेत्र में विस्तार है ये देखने को मिलता है, केंद्रीय सत्ता, सेंट्रलाइज पावर जिसको बोलते हैं, ठीक। आप पहला तो आप देखेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुप्ता साम्राज्य के पढ़ेंगे जो केंद्रीय सत्ता थी, उसके बाद मध्य भारत में चले आएंगे आप, टर्की से आएंगे, मुगल भी एक बहुत बड़े क्षेत्र पर राज्य करके गए, काबुल कंधार तक। हालांकि औरंगजेब के आते आते समय कंधार उनके हाथों से निकल गया, ठीक। उसके बाद ब्रिटिशर था, ब्रिटिशर ने भी एक तरीके बहुत बड़े राज्य पर विस्तार अपना किया, शासन किया, ठीक। आइए हम उसके बारे में कुछ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के क्या है, 3 स्रोत हैं। स्रोत इन द सेंस हमें जानकारी कहां से मिलती है मौर्य साम्राज्य की, एक तो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्थाप्य हैं, ठीक, ये सब सारी चीजों से हमें जानकारी मिलती है। आप कभी मौर्य एम्पायर के बारे या अशोक के बारे में जब पढ़ेंगे तो उनके अभिलेख बहुत प्रचलित है, ठीक। वो कुछ भी एक तरीके से धम्म की नीति, एक तरीके से कुछ भी अगर बताना होता तो वो अभिलेख के माध्यम से अपनी प्रजा को बताते थे, ठीक। आप आगे पढ़ेंगे धम्म की नीति, ठीक, अशोक की, उन्होंने धम्म की नीति जो अपने अभिलेखों के, उसमें भी कई 5 तरीके के अभिलेख है, शिलालेख है, लघु शिलालेख है, एक तरीके से स्तंभ लेख है। सबसे ज्यादा उनका प्रचलित है स्तंभ लेख। आप लोगों ने सारनाथ, वाराणसी में जो सारनाथ, उसके बारे में सुना होगा, वहां का एक तरीके से आप स्ट्रक्चर स्तंभ लेख देख सकते हैं जो भारतीय गवर्नमेंट द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मतलब कि उसको लागू किया, अपनाया गया, ठीक है। जो आप कभी कभी आप देखेंगे शेर वाला जो चित्र आपको देखने को मिलता है वो सारनाथ से ही लिया गया, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में कौन से, अर्थशास्त्र है, मुद्राक्षस है, ठीक है, कथा वस्तु है, बहुत सारी इसमें किताबें हैं जो एक तरीके से डायरेक्ट सोर्स है, मतलब कि उसके बारे में, उस समय की घटनाओं के बारे में हमें बताती हैं। फिर आइए विदेशी स्रोत। विदेशी सोर्स इन द सेंस कौन कौन विजिटर है, मेगास्थनीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनकी बुक इंडिका आप पढ़ेंगे, जस्टिन है, प्लूटार्क है, एरियन है, ये लोग हैं जो आए थे उस समय, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के उद्भव के सिद्धांत इन द सेंस कि मौर्य साम्राज्य का एक तरीके से इतिहास क्या है, वो कहां से आए थे, वो कौन थे, उनके बारे में 3 जानकारी मिलती। कौन कौन सी? ब्राह्मण ग्रंथ क्या बोलता है, ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें शूद्र बोलते हैं, ठीक। बौद्ध ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से एक अशोक राजा जो हैं वो भी बुद्ध भी एक तरीके से क्या थे, क्षत्रिय कुल से थे, तो उन्होंने एक तरीके से दिया, बोला जाता है कि एक तरीके से बौद्ध ग्रंथ अपनी बड़ाई या कुछ भी करने के लिए वो लोग क्षत्रिय, मतलब उनको क्षत्रिय बताते हैं, ठीक है। और विशाखा दत्त निम्न कुल का मानते हैं, जिसे निचली बोलते हैं, निचली जाति जो भी है। देखिए आप उस समय देखेंगे तो हम उत्तर वैदिक काल के पार आ चुके हैं। अब देखिए जाति आधारित वर्ण व्यवस्था स्टैब्लिश हो रही है धीरे धीरे। अब देखेंगे हर चीज आप देखेंगे मिलावट होते चले, कर्मकांड हो गए, रिचुअल्स, ये सब मिलती हुई चली जा रही है, ठीक है। कैसे हम गए हैं? पहले हम ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक के 600 BC, मगध, मौर्य, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। आप जब लेक्चर को अटेंड करेंगे, सीरीज वाइज लेक्चर को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका कार्यकाल अगर देखें या टाइम पीरियड देखें 322 से 298 BC, ठीक। बिंदुसार उनके पुत्र जो थे 298 से 269 BC, ठीक। अशोक 269 से 261, इनका कार्यकाल एक तरीके से आप देखेंगे ये तो एक तरीके से पीक पीरियड था जिसपे उन्होंने पूरे भारत साम्राज्य को एक तरीके से विस्तारित करने का प्रण लिया था। उसके बाद ये सहिष्णु शासक बने, फिर अपना धम्म की नीति बताने लगे, प्रजा को कैसे रहना चाहिए, सब चीजों के बारे में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे उसके बाद, ठीक। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक तरीके से मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। किसके हेल्प से ये भारत के गद्दी पर मौर्य साम्राज्य की गद्दी बैठे? कौटिल्य या चाणक्य भी बोल सकते हैं, ठीक। आइए उसके बारे में कुछ पॉइंट मैं लिखा देता हूं, ठीक। तो चलिए चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक।
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में मैंने बताया कि धनानंद को हराने के पश्चात इन्होंने मौर्य साम्राज्य की भारत में नींव डाली थी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक, चाणक्य की मदद से इन्होंने गद्दी प्राप्त की थी। कभी कोई क्वेश्चन पूछते थे कितनी वर्ष की उम्र में उन्होंने गद्दी संभाली, 25 वर्ष की उम्र में। ठीक, इन्होंने जो अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को नियुक्त किया था, चाणक्य को या कौटिल्य बोले। ठीक है, इनका वास्तविक नाम हालांकि विष्णुगुप्त है। क्वेश्चन पूछा कई बार कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त। ठीक, चाणक्य ने एक ग्रंथ भी लिखा था अरसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उस समय की जानकारी हमें देता मौर्य एम्पायर के बारे में। ठीक, सारी वहां की मौर्य एम्पायर की एक तरीके से प्रशासन कैसा था, राजतंत्र कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, वहां के लोग कैसे थे, वहां का समृद्धि का सूचक भी बताता है कि क्या क्या चीजें थी जो भी समाज में संचालित करने के लिए जो कारक थे, वो सारी चीजों को उन्होंने बताया। अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में बटा हुआ है। ठीक, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया। संप्रभुता इन द सेंस सोर्निटी जिसको बोलते हैं। आप लोगों ने वर्तमान समय भी आप लोगों ने पॉलिटी जब पढ़ते होंगे तो सोर्निटी शब्द आता है, हमारे एक तरीके से प्रियम्बल में ही आता है, प्रस्तावना में सोर्निटी शब्द आता है। संप्रभुता का मतलब ही होता है कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट इन हर चीज में, मतलब कि खुद का शासन हो, प्लस कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो हम खुद अपने अस्तित्व के कारण अपना डिसीजन ले सके, किसी पर निर्भर ना होना। ठीक, उन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत दिया। ठीक, अर्थशास्त्र में पहली बार राजा के कर्तव्य को बताया गया। अर्थशास्त्र में पहली बार बताया कि राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। ठीक, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार जो पूरे भारत में किया था। अभी आगे पढ़ेंगे आप सेल्यूकस निकेटर के बारे में। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त के बीच, उन दोनों लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक, उन युद्ध के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए, जिनके कारण सेल्यूकस निकेटर को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान देना पड़ा। ठीक, ये कौन सा क्षेत्र है, इससे वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, उन्हें ये क्षेत्र देना पड़ा और अपनी पुत्री का विवाह जो था चंद्रगुप्त मौर्य से उन्हें करना पड़ा था। क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बदले 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया था। ये तब तो चीजें किताब में मिल जाती है वैसे, लेकिन बात पढ़ते कि जो डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट होता है कि कोई भी साम्राज्य कैसे स्टेब्लिश हुआ, कैसे उसका चरमोत्कर्ष पे पहुंचा, फिर कैसे उसका डिक्लाइन हुआ, कितने रूलर थे, क्या रूलर मतलब कौन सी पॉलिसियां तरीके से रिफॉर्म किए, किस चीज की, हर चीज के बारे में इसमें, जैसे कभी आप मेंस के आंसर राइटिंग जब करेंगे तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो एक तरीके से प्रशासन पूछ देता है लिखने के लिए मौर्य साम्राज्य का, फिर राजतंत्र के बारे में, फिर इकोनॉमी के बारे में, फिर एक तरीके से धर्म कैसा था, सारी चीजें पूछ सकता है इसमें। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को भद्रबाहु, क्वेश्चन पूछा है कई बार कि चंद्रगुप्त जो थे जैन धर्म को किसकी सहायता से अपनाते, भद्रबाहु की सहायता से। ठीक, कुछ यूनानी शासकों के अनुसार चंद्रगुप्त को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक, कौन कौन से नामों से, स्ट्रैबो और चेस्टिन के हिसाब से, जो उन्होंने बोला था सेंड्रोकोट्स, सेंडो। ठीक है, ये सेंडोकोट्स है। ठीक, सेंडोकोट्स। एरियन और प्लूटार्क के हिसाब से एंड्रोकोट्स। ठीक, ये दोनों नाम पूछा जाता है कई बार। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य का विस्तार। मौर्य साम्राज्य का विस्तार आप देखेंगे कहां कर सकता है, अगर भारत में अगर देखें आप, इन चीजों को नोट कर लीजिए थोड़ा सा। मैं बता देता हूं मैप के हिसाब से, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो जैसे ये तुम्हारा वर्तमान इंडिया इस समय है। ठीक, ये तो वर्तमान इंडिया। ठीक, लेकिन आप जब देखेंगे अखंड भारत का जब मौर्य एम्पायर ने सपना देखा तो एक तरीके से ये साम्राज्य जो था ये भी हम लोग के हिस्से में था। ठीक, कुछ पार्ट्स आप देखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, आगे जब पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में, जब आप मिडवेल हिस्ट्री में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, तो आप पढ़ेंगे वहां तक भी विस्तार था। ठीक, और ये दक्षिण भारत के कर्नाटक तक। ठीक, इसी में काबुल, कंधार, हेरात और मकरान क्षेत्र देखने को मिलते हैं। हालांकि कहा जाता है मौर्य एम्पायर का जो साम्राज्य विस्तार था पूरे भारतवर्ष होते हुए अलग अलग विभिन्न प्रांतों में भी था, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। अभी एक तरीके से ये स्टार्टिंग फेज है। ठीक, अशोक के समय आते आते आप देखेंगे कई क्षेत्रों को और विजिट किया गया। ठीक, उसमें आप दक्षिण भारत को भी शामिल कीजिए। कुछ आप देखेंगे तमिल ग्रंथ जिसको कि अहानूर, और कुछ मैं लिखाता हूं तो उसके बारे में बताऊंगा कि दो एक तरीके से तमिल ग्रंथ है जिसके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने दक्षिण भारत को भी जीता था। ठीक, हालांकि कहा जाता है कि कोई भी साम्राज्य अगर अपने चरमों के मतलब एक तरीके से पीक पे होता है तो कोई ना कोई कारण या फैक्टर होता है जिसके लिए वो अपने पतन का कारण बनता है। ठीक, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे पतन क्यों हुआ था। अशोक के बाद आप देखेंगे जितने भी रूलर, वीक रूलर आए,
वीक सक्सेसर आए, जो एक तरीके से उत्तराधिकारी जो कमजोर थे, साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, संचालित नहीं कर पाए, ये सब सारी चीजें फैक्टर हैं किसी भी साम्राज्य के पतन के। ठीक, तो आइए इसके बारे में कुछ और भी लिख लेते हैं। ठीक, उसके पहले मैं बता देता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य विस्तार करने के पश्चात आप देखेंगे कि पटना या मगध के क्षेत्र में 12 साल का अकाल पड़ा था। ठीक, उसके समय आप देखेंगे ये भद्रबाहु के समय, आप लोगों ने मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब पढ़ा था तभी मैंने बताया था। ठीक, स्थूलव्रत और भद्रबाहु के बारे में। ठीक, ये कर्नाटका चले गए। कर्नाटका में कहा? श्रवण बेलगांव। ठीक, वर्तमान में भी है श्रवण बेलगांव। उन्होंने एक तरीके से सलेखना के माध्यम, सलेखना में मैंने बताया कि एक ऐसी पद्धति है जैन धर्म में, भूख प्यास को एक तरीके से हटाकर या उपवास कर कर मृत्यु प्राप्त करना, एक तरीके से उन लोगों में मान्यता है कि मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं लोग। ठीक, अभी हालांकि आप लोगों ने सुना होगा एक जैन सेंट है, उन्होंने भी एक सलेखना के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया या मोक्ष को प्राप्त किया। ठीक, ये चीजें। तो चलिए चलते हैं बिंदुसार को पढ़ते हैं। बिंदुसार तो पहले मैंने बताया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 292 BC में हो गई थी। ठीक, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार एक तरीके से काबुल कंधार बोलने संपूर्ण भारत में किया था। उसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के युद्ध के पश्चात आप देखेंगे काबुल, कंधार और मकरान और हेरात को जीता। संपूर्ण भारत में क्षेत्र तो विस्तार किया है, दक्षिण भारत में भी। उसका हमें एक तरीके से सोर्स कहाँ मिलता है? तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुन्नानूर में हमें उसकी जानकारी मिलती है। ठीक, ये 2 तमिल ग्रंथ हैं, इसको लिख लीजिएगा। इसी से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी कुछ क्षेत्रों को विजित किया था या जीता था। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे 300 BC के काल में ये भद्रबाहु के साथ कर्नाटका चले गए। आप जानते हैं कि मगध के क्षेत्र में 12 साल का काल पड़ा था। उसी के बीच में ये श्रवण बेलगांव या कर्नाटका क्षेत्र है, जो एक जगह है, वहां पर चले गए भद्रबाहु के साथ। वहीं पर उन्होंने सलेखना के माध्यम से अपने एक तरीके से मृत्यु या देह को या शरीर को त्यागा। ठीक, मृत्यु को मोक्ष प्राप्त हो गए। ठीक, ये चीजें। उसके बाद हम बिंदुसार को पढ़ते हैं। उनके पुत्र थे जो उत्तराधिकारी हुए। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र या उत्तराधिकारी बोले, सक्सेसर जिसको बोलते हैं। इनका नाम एक तरीके से अमित्रघात, भद्रशार और सिंहसेन। क्वेश्चन पूछता है कि अमित्रघात को किसके नाम से जाना जाता है, मतलब किसका उपनाम है, और ये इसका सोर्स कहां से? जैन टेक्स्ट में है। ठीक, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। क्वेश्चन कई बार पूछा है, वनडे एग्जाम या PCS में भी पूछा हुआ है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दक्कन साम्राज्य को हासिल कर लिया गया था। ठीक, उनके शासन काल में भी उन्होंने दक्कन साम्राज्य मतलब क्या? मराठा का जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र, दक्कन वाला क्षेत्र, उसी को बोलना है। बिंदुसार के शासन काल में डायमेकस, सीरिया के राजदूत भारत आए थे। ठीक, क्वेश्चन पूछा डायमेकस किसके शासन काल में आए? बिंदुसार। तक्षशिला में विद्रोह इनके शासन काल में हुआ था। बिंदुसार के ही शासन काल में आप देखेंगे तो एक तरीके से विद्रोह हुआ था। ठीक, मिस्र के राजा फिलिडेल्फेशस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन पूछा है फिलिडेल्फेशस ने कौन से राजदूत को भारत में भेजा था या किन के दरबार में? चंद्रगुप्त बिंदुसार के दरबार में भेजा था डायनोसियस नामक राजदूत को। 272 BC में आप देखेंगे बिंदुसार बीमार पड़ गए। ठीक, हालांकि आप मुगल पीरियड में भी पढ़ेंगे, शाहजहां को जब पढ़ेंगे, जैसे कहा जाता है कि कर्मा रिटर्न आता है, घूमता रहता है। जैसा शाहजहां जहांगीर के साथ किया, शाहजहां के साथ औरंगजेब ने किया। शाहजहां के एक तरीके से अंतिम वर्षों में जब वो बीमार पड़े तो उनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। ये मैं आगे बता दूं कि देखिए कैसे क्या चीज परिवर्तन हो रहा है हिस्ट्री में। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हिस्ट्री में बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे जीना है, कैसे रहना है। इसलिए कहते हैं कि हिस्ट्री की केवल हिस्ट्री पढ़ने की चीज नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि उससे सीखने की बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, हम उससे सीखते हैं क्योंकि वो हमारा पास्ट है, वो दर्पण का काम करता है कि समाज कैसा पहले था और समाज वर्तमान में कैसा है और कैसा रहेगा आने वाले समय में। ठीक है, तो बीमार पड़ने के कारण उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। एक तरीके से आप बोलें तो पूरे भारतीय इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा उत्तराधिकारी का युद्ध मुगल पीरियड में ही हुआ है, औरंगजेब के समय। ठीक, तो वहीं यहाँ पे भी हुआ। बीमार पड़ने के पश्चात सुसिम और अशोक के बीच में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। ठीक, 4 साल का एक तरीके से संघर्ष हुआ। ठीक, एक बौद्ध ग्रंथ में इसके बारे में दिया गया। ठीक, बौद्ध ग्रंथ 269 BC में आप देखेंगे बिंदुसार की मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद गद्दी पे अशोक बैठे, जिनको द ग्रेट अशोका भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, उनके बारे में कुछ बता देता हूं। अशोक एक तरीके से आप देखेंगे
अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा के बीच में बहुत प्रचलित थे। आज भी हम एक तरीके से भारत में जो अभिलेख हमें दिखते हैं, कहीं भी स्तंभ लेख, कुछ भी अगर किसी भी एक तरीके से स्थाप्य, कोई भी उस समय के स्थाप्य हो गया, या हमें कुछ भी हमें सोर्स जो मिलता है, इनके माध्यम से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि उस समय का समाज एक तरीके से अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी कैसी रही होगी, ठीक है, धर्म कैसा रहा होगा उस समय। हालांकि देखेंगे 269 से 261 तक तो ये एक तरीके से क्रूअल तो नहीं बोलेंगे, एक तरीके से साम्राज्य विस्तार में बहुत मग्न थे। 261 बीसी में आप देखेंगे कलिंग पर आक्रमण इन्होंने किया था, ठीक। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? हाथी गुफा लेख में मिलती है, ठीक। किसके द्वारा है? खारवेल, शायद खारवेल, हाँ खारवेल द्वारा उस पर उड़ीसा में है, वहीं पे मिली है, ठीक है। ये सब सारी चीजें तो अगले लेक्चर में मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से बताऊंगा, अपने उनके साम्राज्य नीति के बारे में बताऊंगा, धर्म के बारे में बताऊंगा, कलिंग युद्ध के बाद उनके पे क्या प्रभाव था, उन्होंने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया और अपने समाज में एक तरीके से क्या मैसेज देना चाह रहे थे, उसके बाद सारी चीजों को कंप्लीट करूंगा। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है ये लेक्चर तो प्लीज ज्वाइन अस माय चैनल वीकेआर स्टडी विद विक्रम, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के पास, समझ में आ रहा है तो। हालांकि इस लेक्चर सीरीज जब कंप्लीट होगी तो मैं जो विगत प्रश्न या आने वाले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारी चीजें ट्रेंड एनालिसिस करूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।